नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लेते हुए बीजेपी विपक्ष के साथ खेल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष ने उसके इस खेल की पोल शुरुआत से ही खोल कर रख दी है। एक तो सवाल उठ रहे हैं कि पिछले 11 साल में इतनी विदेश यात्राएं करके भी मोदी ने आखिर क्या हासिल किया कि मुसीबत के वक्त एक भी देश उनके साथ खुलकर आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। केवल अफगानिस्तान ने भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। अमेरिका की तरफ से तो पहले ही आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे थे। अब ब्रिटेन ने भी सीज फायर पर मध्यस्थता का दावा ठोका है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री दरअसल डेविड लैमी 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर गए थे और उन्होंने कहा कि उनके देश ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की है। खास बात यह है कि लैमी पहले विदेशी नेता हैं जो इस हमले के बाद यानी भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद पाकिस्तान गए हैं। अब मोदी सरकार बताए कि लैमी के इस दावे की हकीकत क्या है। सीज फायर करवाने के पीछे क्या दूसरे देश काम कर रहे थे? अगर ऐसा है तो क्या मोदी ने इस बारे में विपक्ष को सूचित किया था? क्योंकि अब मोदी सरकार ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेज रही है, आप जानते हैं। और इसमें भी पूछा जा रहा है कि अब तक तो मोदी विपक्ष मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन अब भारत का लोकतंत्र दुनिया के सामने दिखाना है, इसीलिए सारे दलों को साथ लिया जा रहा है। हालांकि साथ लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर मोदी अपनी सुविधा में कभी भी कोई कमी नहीं करते हैं और सुविधा के अनुसार ही कभी विपक्ष को साथ रखते हैं और कभी सवाल पूछने पर भी विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर देते हैं। किया जाता है, आपने देखा है। तो ये रवैया आखिर लोकतंत्र में अड़चन पैदा तो करता है। बहरहाल, इस प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर का होना भी सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है, जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। कल भी हम लोग न्यूज पॉइंट में इस मसले पर चर्चा कर रहे थे। शशि थरूर तो खुशी से विदेश जाकर मोदी सरकार का पक्ष रखने को तैयार हैं, जैसा उन्होंने कहा है, लेकिन इस फैसले में बीजेपी की कांग्रेस में फूट डालने की चालाकी भी दिख रही है। वैसे भी पिछले कई सालों में कई बड़े नेता जो कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी में जाकर बिल्कुल मोदी के मुरीद बन चुके हैं। शशि थरूर के लिए तो केरल में ही नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि आज बहुतों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि उसी मंच पर शशि थरूर भी थे। अब उस वाक्य की संदर्भ सहित व्याख्या करने की जरूरत यहां सामने आ गई है, और व्याख्या करें तो आपको बहुत कुछ सामने समझ में आ जाएगा। बस देखना बाकी है कि शशि थरूर कांग्रेस का तिरंगा पटका छोड़कर भगवा पटका कब पहनते हैं। इस मसले पर कि शशि थरूर का नाम दिया गया कि नहीं दिया गया, यह भी पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि आखिर सर्वदलीय बैठक न बुलाकर आप सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश भेज रहे हैं, सबसे पहले यहां तो बैठक करनी चाहिए थी। जयराम रमेश ने इस पर कुछ सवाल पूछे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से, जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। का योगदान रहेगा इस पर राजनीतिकरण करना और राजनीतिकरण करना मैंने समझता हूं उचित है। इस मामले को अभी यहीं खत्म कर देना चाहिए। और बड़े बड़े मुद्दे हैं, राजनीतिक दल क्या करेंगे, ये तो डैमेज कंट्रोल है ना। हमारा नैरेटिव तो बिगड़ गया है दुनिया भर में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बार फिर जोड़ा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान। असली मुद्दा तो आतंकवाद है, कश्मीर मुद्दा नहीं है। कश्मीर के बारे में जो चर्चा होगी वो पार्लियामेंट में होगी, इसीलिए तो हम विशेष सत्र बुला रहे हैं। ये मांग की है प्रधानमंत्री से कि जो 22 फरवरी 1994 को सर्वसम्मति से दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पाकिस्तान पीओके को वेकेट करे, तो उसको हम दोहराएं। और इस बीच पिछले 30 सालों में जो और न्यू डेवलपमेंट हुए हैं, आज जो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता बना है, जो अमेरिका की ओर से बयान आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा हो। तो हमने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, ये दल जाए, एमपीओ का, सांसदों का दल जाए, जो कांग्रेस एमपीज हैं वो जाएंगे। पर हमने किसी को रोक नहीं लगाया, हमने नहीं कहा है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, हमने नहीं कहा। हम राजनीतिकरण नहीं करते, पर हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाए और सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। वो हिम्मत दिखाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसकी अध्यक्षता करने की हिम्मत दिखाएं। पार्लियामेंट की विशेष सत्र बुलाएं, 2 दिन 3 दिन चर्चा हो। हमने कई विषयों पर विशेष सत्र बुलाए हैं, इससे और गंभीर मामला क्या हो सकता है।
और जिम्मेदारी से हम इस चर्चा में भाग लेंगे। तो इस पर सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। किरण रिजिजू से कोई जवाब भी नहीं आया है। खड़गे जी ने खुद प्रधानमंत्री को लिखा है, राहुल जी ने खुद प्रधानमंत्री को लिखा है कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता आप करें, विशेष पार्लियामेंट सत्र बुलाएं। तो यही तो असली मुद्दे हैं। तो सुन रहे थे आप, सर्वदलीय बैठक की बात यहां हो रही है और कह रहे हैं, बार बार डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या इधर जयराम रमेश की जुबानी आप सुन रहे थे। ये सब लगातार कह रहे हैं कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक कीजिए और संसद के विशेष सत्र में इस पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, गहन चर्चा होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक देश एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ गया था, देश एक युद्ध की ओर, एक जंग की ओर बढ़ गया था। लेकिन क्या इस पर गहन चिंतन नहीं होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए कि आखिर पहलगाम का मामला आया क्यों? पहलगाम में 26 या 28 जितने लोगों की भी हत्या की गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहां चूक हो गई? इन सब पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? खुलकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर बात क्यों न करे? जब देश की बात है तो देश की एकता सामने झलकनी चाहिए, लेकिन देश की एकता को झलकाने के लिए आप डेलीगेशन बाहर भेजकर क्या पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच इधर ऑपरेशन सिंदूर की गहमा गहमी में एक खबर आई है दोस्तों कि अशोका विश्वविद्यालय में शिक्षक अली खान महमूदाबाद को एक फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोका यूनिवर्सिटी काफी चर्चित यूनिवर्सिटी है, उसके टीचर हैं एसोसिएट प्रोफेसर कह सकते हैं, वो हैं अली खान महमूदाबाद, और उनको एक फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्ट में अली खान ने लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर महिला अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा मीडिया ब्रीफिंग को उन्होंने अहम बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था अपने पोस्ट में कि अगर ये जमीन पर हकीकत में नहीं बदला तो ये पाखंड होगा। कोटेड था कि जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, और जमीनी हकीकत को जो हम लोग देख रहे हैं, जहां महिलाएं काफी पिछड़ी हैं, उनको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे आप तो ये एक पाखंड होगा। इस पोस्ट को हरियाणा के महिला आयोग ने भारतीय सेना में महिलाओं का अपमान माना और यह कहा कि इससे सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ेगा, और इसके बाद उन्हें नोटिस जारी हुआ और अब अली खान की गिरफ्तारी हो गई है। अली खान गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर ऐसी ही सख्ती कब दिखाई जाएगी, यह पूछा जा रहा है। यह सवाल बारंबार पूछा जा रहा है कि आखिर कहां है विजय शाह जी, जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया और सेना का अपमान किया और कर्नल सोफिया का अपमान किया, वो कहां है? इधर पहलगाम मामले में अब जासूसी एंगल भी सामने आ गया है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ज्योति पाकिस्तानी उच्चायोग, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है यहां दिल्ली में, उसके किसी कर्मी से यानी उसके किसी वर्कर से संपर्क में थी, और यह भी डिप्लोमेट कह सकते हैं, और यह भी कि वो 2 साल पहले पाकिस्तान गई थी। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी। इस मामले की गहन और ईमानदार जांच होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्योति के खिलाफ बयानों की भरमार हो गई है और मीडिया ने भी ज्योति के पुराने पोस्ट, ट्रैवल ब्लॉग, इन सब को दिखाकर अपना ट्रायल शुरू कर दिया है। ऐसा ही रिया चक्रवर्ती के साथ किया गया था, आप याद कीजिए। खैर, ज्योति पर जासूसी का आरोप लगा है तो साथ ही उन तथ्यों की भी पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर किसके दम पर जासूसी हो रही थी। अगर जासूसी हो रही थी तो किसके दम पर हो रही थी? सेना, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे ही महकमों में से कहीं कोई दरार बनी हुई होगी, तभी तो जासूसी का मौका मिला। आखिर सत्ता प्रतिष्ठान में कौन लोग हैं जो इस किस्म की गद्दारी इस देश के साथ कर रहे हैं? याद कीजिए, 5 साल पहले पुलवामा के बाद डीसीपी देविंदर सिंह का नाम भी इसी तरह सामने आया था। फिर क्या कार्रवाई हुई, किस तरह जांच आगे बढ़ी, अभी तक कुछ पता नहीं है। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मुझे नहीं पता। सवाल यह भी है कि पहलगाम हमले के बाद अब जो चौकसी दिखाई जा रही है, क्या वो आगे इसी तरह कायम रहेगी? क्योंकि जासूस केवल आतंकी हमलों के वक्त नहीं, बल्कि उसके पहले और उसके बाद भी सक्रिय रहते हैं। तो क्या आज जासूसी हो रही है या कल जासूसी हो रही थी? इन सब की बात
करनी चाहिए। तो इधर पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव को लेकर देश में अलग ही सियासी हलचल मची हुई है और उधर डेलीगेशन भेजा जा रहा है विदेश में, और इन सब के बीच देश की सियासी महफिल जो है वो सज रही है। उधर बिहार से खबर यह आ रही है कि बिहार में आरसीपी सिंह, जो पहले कभी होते थे नीतीश बाबू के राइट हैंड, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का विलय कर लिया उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ। तो आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है, इस पे चर्चा रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले का जो सेंटर पॉइंट है वो सियासत है। देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, ये सेना के ऊपर, क्योंकि सेना को खुली छूट है, लेकिन जो हमारे राजनेता हैं उनको भी खुली छूट है सियासत करने की। वो चाहते हैं कि सियासत हो, और देखिए कैसे सियासत हो रही है। कांग्रेस से पूछा गया, फोन किया किरण रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को कि हम ऐसा एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपने यहां से 4 लोगों का नाम दे दीजिए। इन लोगों ने 4 लोगों के नाम दे दिए और उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था, इन्होंने शशि थरूर को अपने से पिक कर लिया। उसके बाद उनमें से एक नाम इन्होंने पिक किया है, वो नाम है आनंद शर्मा का। उन्होंने उस नाम में, उसमें से और कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें से एक नाम कांग्रेस पार्टी से एक नाम और आ गया, वो नाम है मनीष तिवारी का। तो ये सब नाम, एक नाम और आया, नाम है सलमान खुर्शीद का। ये सब वो लोग हैं, वो नेता हैं जो G23 के सदस्य रहे हैं। आपको याद है ना G23, जो कांग्रेस के जो निराश, नाराज, बगावती जो 23 लोगों का ग्रुप था, उसके सदस्य रहे हैं ये लोग। एक नाम आ गया जो कांग्रेस छोड़ चुके, 5 पन्ने का इस्तीफानामा लिखा था और उसमें से 4.5 पन्ना राहुल गांधी को डेडिकेट किया था। वो कौन? गुलाम नबी आजाद साहब। कहां है उनकी पार्टी, कहां है, क्या है उनमें दम? लेकिन वो भी जा रहे हैं, हम रहेंगे साथ साथ, वो भी जा रहे हैं, उनका नाम भी है। तो ये सारे नाम हैं। 59 लोग जा रहे हैं 7 अलग अलग डेलीगेशन में, अलग अलग कंट्रीज, कहां कहां किस किस देश में जाएंगे, वो सब कुछ आप लोग पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो हमारे कई सारे वीडियो में ऑलरेडी है, वो आप देख लेंगे। तो 59 लोगों की टीम 7 अलग अलग हिस्सों में बंटकर, 7 टीम को लीड करने वाले अलग अलग लोग, और इनमें एक टीम को लीड कर रहे हैं शशि थरूर भी, और वो जा रहे हैं। क्या यहां सियासत नहीं है? अगर विपक्ष आपका साथ दे रहा है, विपक्ष ने खुले तौर पे कह दिया मोदी जी आप जो चाहेंगे आप, हालांकि सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, लेकिन फिर भी देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप जो इस वक्त फैसला लेंगे वो फैसला सर्वमान्य होगा। हम मीडिया के लोग भी, हम लोग भी कह दिए कि मोदी जी आप जो कर रहे हैं हम उसमें बिल्कुल, हम कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर आप सियासत कर रहे हैं। ये सियासत आखिर किस दिशा में जाएगी? क्या देश को सियासी चूल्हे में झोंक दिया जाएगा? थोड़ा हार्ड वर्ड है, लेकिन जरूरी है ये कहना यहां और इस पर विचार करना। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जुड़े हुए हैं इस वक्त प्रेम कुमार जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल कोलख्यान जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। प्रेम जी, जरा बताइए कितनी सियासत और होगी इसमें? जासूसी अलग बात है, डेलीगेशन भी है, लैमी साहब पहुंच गए, विदेश मंत्री इंग्लैंड के, पाकिस्तान, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा भी रोल था इस सीज फायर में। आखिर किसका किसका रोल और किन किन की बात, हम किन किन की चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि सियासत जोरों पे है, नफ़ा नुकसान तराजू पे तौला जा रहा है। क्या कहेंगे? जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, सियासत ही प्रमुख है। जब पहलगाम में अटैक हुआ और जब उसका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान भी सियासत ही हो रही थी। प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, पहलगाम नहीं जाना हो, बिहार जाना हो, अडानी के प्रोग्राम में जाना हो, शशि थरूर वाला वो व्यंग्य हो, वो सारी चीज़ें सियासत ही थी। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेइज्जती होती है
सीज फायर के तौर पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, ये तो हमारी बेइज्जती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और पिछले पूरे को डिप्लोमेसी जो है उससे अलग हट के कि मामला हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच होगा तो सीज फायर कोई और कराएगा क्या, वो सारी चीजें उलट दी गई। अब उस पर बात न हो और बात कहीं जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के दरमियान हुआ, लोग भौचक रह गए, क्यों सीज फायर हुआ, हमने जीत करके भी क्यों हार को स्वीकार किया, हमने जीत करके भी जीत को बरकरार हम क्यों नहीं रख सके, क्यों नहीं पीओके ले सके, कोई क्यों नहीं जमीनी कार्रवाई कर सके, केवल हवाई कार्रवाई होकर के रह गई। तो ये इन सारे सवालों से बचने के लिए अब क्या किया जाए, तो है कि राजनीति को थोड़ा और हवा दी जाए। इसको दो तरीके से देखें तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला आया था, वो था जातीय जनगणना का, जिसकी टाइमिंग तो आज भी समझ से परे है कि भाई आप युद्ध की तैयारी कर रहे थे, किसी और को नहीं मालूम होगा, अपोजिशन को नहीं मालूम होगा, लेकिन सत्ता पक्ष को पता था कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं और युद्ध हो सकता है बदले में। तो उसके बीच में जातीय जनगणना जैसी राजनीति लाई गई। और अब जबकि पोस्ट सीज फायर देखे तो एक तरह से दुनिया में अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक तो ये इनिशिएटिव भी अपनी कमी को ही उजागर करता है कि भारत अपनी बात दुनिया में नहीं पहुंचा सका, अब युद्ध के बाद इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए अपोजिशन और पूरा देश मिलकर जाए, अपोजिशन ने अपनी भावना को रखा कि हम आपके साथ हैं। तब उसमें जब पैनल चुनने में जब पॉलिटिक्स होने लगी है, जी भाई आप सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं डाल दिए इस पैनल में? भाई आपको गुलाम नबी आजाद दिखते हैं, शशि थरूर दिखते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी डाल देते, आपकी पार्टी के हैं और विद्वत्ता में तो कोई संदेह ही नहीं है, अंग्रेजी भी जानते हैं, ऑक्सफोर्ड के भी पढ़े हुए हैं, तो डाल सकते थे। तो केवल आप राजनीति वहीं पर करते हैं जहां से कि अपोजिशन में कोई दरार हो जाए। अब बताइए 29 राज्य में सबसे रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता, जैसे 7 पैनल में 7 नेता थे, तो 7 में से 2 महाराष्ट्र से चुनने का क्या मतलब था? 7 जो लीडर है पैनल में उसमें 2 महाराष्ट्र से चुन लिए गए, तो भाई 7 कम से कम 7 अलग अलग से होते। उसमें उत्तर प्रदेश था ही नहीं, उसमें मध्य प्रदेश था ही नहीं, इस तरह से बड़े बड़े स्टेट उसमें एकदम से बाहर कर दिए गए। और अब पैनल के अंतर्गत जो नाम डाले गए हैं वो भी अजीबोगरीब तरीके से डाले गए हैं। तो इसमें भारत की अंदरूनी सियासत में बढ़त लेने, अपोजिशन में चीर फाड़ करने, उनके बीच मतभेद पैदा करने, ये सब गोल इन्वॉल्व हो गया। तो ग्लोबली आप क्या करेंगे? इसके बाद इसमें पूरी मंशा जो लगती है कि ये जब पैनल जाए विदेश में तो वो 32-33 देशों का जब दौरा करे, उसी दौरान ये संसद का सत्र बुलाएं विपक्ष की मांग पर, और उसके बाद कहे कि भाई अपोजिशन वही बात बोले जो ये पैनल विदेश में बोल रहा है। अगर उससे अलग बोलेगा कोई संसद के भीतर, अगर पूरी ऑपरेशन का, पूरी पॉलिसी का, या एस जयशंकर के उस बयान का जिसको देशद्रोह कहा जा रहा है, ऐसी बातों पर अगर संसद में चर्चा होगी तो बोलेंगे कि हमारे देश के मकसद को ये कमजोर कर रहे हैं। देखिए हमने सारे दल के लोगों को विदेश भेजा है अपना देश की बात समझाने, और ये उसके उलट बात कर रहे हैं संसद के भीतर। यानी एक बार फिर एक अपोजिशन को ही हार्म पहुंचाने और कटघरे में खड़ा करने के लिए पॉलिटिक्स ही हो रही है, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और हमें यह भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब ये बात ये लोग कहते हैं सीज फायर होने के बाद, तो इसका मतलब है कि इस बिहार के चुनाव आने तक कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसमें इनको एक बार फिर एक रात जो है धमाका करने की इजाजत मिल जाएगी और कहेंगे बिहार चुनाव इसी के नाम पर हमको जीतना है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने का मतलब, वरना जो सीज फायर कर लिया उसमें ऑपरेशन सिंदूर कहां से जारी रहेगा? ये तो झूठी बात है।
कहीं कहीं कुछ हैपनिंग है क्या है? जो होना है उसकी संभावना को बना के रखा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है। इस बात को समझ। जी जी, सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब की बात, सीज फायर जो है वो परमानेंट है और उसमें कहा गया अनिश्चितकाल के लिए सीज फायर है। आज ही खबर वो भी आई, ये कहा गया था कि आज दोनों देशों के डीजीएमओ जो हैं वो आज फिर से बैठक करेंगे, लेकिन फिर उसका खंडन हुआ और ये कहा गया कि ये समय समय पर होगा लेकिन आज नहीं। और भारत सरकार ने साफ साफ कहा है, खबरों के मुताबिक ये बात मैं कह रहा हूं, कि सीज फायर अनिश्चितकाल के लिए है। तो एक तरफ सीज फायर अनिश्चितकाल के लिए है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पिक्चर अभी बाकी है। ये सब कहने का मतलब क्या है? जरा प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ, और आगे बहुत सारी बातें हैं, चर्चा करेंगे। फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल जी, देखिए, ये जो राजनीति तो पूरी तरह से हो रही है, ऐसी सियासत हो रही है, इसको सियासत नहीं कह के कुत्सित राजनीति कहना चाहिए। पूरी बदनीयती भरी हुई है। आप अगर विपक्ष ने आपको, मैंने पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं यहाँ वहाँ, कि विपक्ष के समर्थन को इन्होंने विपक्ष का समर्पण मान लिया। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से राजनीति कर रही है और उसमें नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि सर्वदलीय मीटिंग बुला करके आपस में बैठ करके एक रिजोल्यूशन या अपना एक कंटेंट उसका डिसाइड कर लेते और दुनिया भर में यह संदेश जाता कि भारत अंदर से एक है। लेकिन याद कीजिए, जब कौन चाहता है कि जब ट्रंप महोदय ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब 1000 साल के इतिहास के संघर्ष की बात कही थी, तो हम लोगों को तुरंत लगा था कि अरे ये टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग है, 1000 साल तो पाकिस्तान को ही नहीं हुए थे। असल में वो हिंदू मुसलमान के संघर्ष को ध्वनित कर रहे थे, उसकी धुनी रमा रहे थे। और जो भारत की राजनीति है उसमें भी ये हिंदू मुसलमान की राजनीति को ही गरमा रहे हैं, उसी को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन तमाम लोगों को लेकर के जो इन्होंने दल बनाया है, देखिए शशि थरूर बुद्धिजीवी हैं, लेखक। एक लेखक हुआ करते थे युवा अनंत मूर्ति, वो भी दक्षिण के ही थे। उन्होंने कहा था 2013 में, सितंबर में शायद, कहा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। हालांकि उनके जीवित रहते ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि भावना में कही गई बात है, कहीं जाने की योजना नहीं है। लेकिन उनका फिर देहांत भी बहुत जल्दी हो गया। तो बुद्धिजीवियों की तो एक अलग दशा दिशा है। अब शशि थरूर वहां पर जा रहे हैं और डेलीगेट में, तो कांग्रेस को, आपने कांग्रेस को अपमानित करने के लिए लिस्ट मांगा था, आपको नहीं चाहिए समर्थन। और टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ताओं के तेवर से भी लगता है कि उनको समर्थन नहीं चाहिए। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो राफाल में नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोकतंत्र में है, उसकी आबादी में है। और लोकतंत्र को विफल बना करके, ये संसदीय व्यवस्था में हम हैं, संसदीय लोकतंत्र है हमारा, उसको विफल करके आप चाहते हैं कि भारत मजबूत हो। ऐसा हो नहीं सकता। ट्रेड के नाम पर जब वार रुकवा दिया गया और कहा गया कि जैसो ट्रेड एंड वार जैसो साथ साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन टेरर और टॉक भी नहीं चल सकता है, लेकिन टेरर और ट्रेड चल सकता है। इस बीच में आपने बहिष्कार कर दिया अजरबैजान और उनका टर्की का। तो उस बहिष्कार का क्या मतलब है? उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ठीक है कि वो मुस्लिम राजनीति को कर रहे होंगे ताकि आरोप लगाते हैं, आप अगर हिंदू हृदय सम्राट बनेंगे तो वो मुस्लिम एकता क्यों नहीं स्थापित करने की तरफ बढ़ जाएगा? तो ये पूरे विश्व में जिस ढंग से तहस नहस मचा हुआ है समय में, उसमें मैं भारत को लेकर के जो अमेरिका की नीति है, उधर जो चीन की जो नीति है, सीधी नजर दिख रही है। यहाँ से हम जैसे साधारण लोगों को ये बात दिख रही है कि अरुणाचल प्रदेश से वो जनांग कहता है, जंगनान, वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा उसको मानकर चलता है, उस पर उसकी सीधी नजर बनी हुई है। तो चीन के साथ जितने डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं जा रहा है। साउथ एशिया के देशों में नहीं जा रहा है ये डेलीगेशन। क्या वो डेलीगेशन चीन जा रहा है? हमने अपने तय कर लिया है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, अच्छी बात है, बुरी बात है। लेकिन विदेश नीति क्या कहती है?
इस समय में भारत के विदेश नीति को फिर से पंचशील को याद करना चाहिए और पंचशील के माध्यम से कोई रास्ता खुल सकता है। पूरी दुनिया में हमारा अगर सम्मान था तो उसके पीछे हमारा नैतिक ताकत थी, उसके पीछे हमारा लोकतंत्र था, लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था थी, हमारी सहिष्णुता थी, हमारी सहनशीलता थी और भारत का अपना एक लचीलापन था। उन तमाम चीजों को ध्वस्त करके जिस ढंग की चीजें हो रही है, अभी देखिए कि किस प्रकार से संघात्मक ढांचे में तनाव आ रहा है। निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल के ड्राफ्ट पर ही राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया है। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने में, जो जिज्ञासाएं व्यक्त की है, वो जिज्ञासा दक्षिण के एक राज्य तमिलनाडु के संदर्भ से उभरा था और तमिलनाडु इस बात को नहीं समझता, ये बात तो है नहीं। वहां पर स्टालिन सक्रिय हो गए क्योंकि राष्ट्रपति को सामने रख करके अगर संघात्मक ढांचे पर इस तरह का दबाव बनाया जाएगा तो फिर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सरकार का मतलब क्या रह गया। आप जितने समय तक चाहें सरकार के विधेयक को आप देखें नहीं, सुनवाई नहीं करें और ऊपर से पूछें। तो मुझे ये लगता है कि राष्ट्रपति को इस समय में सुप्रीम कोर्ट से अगर इस तरह की का कोई स्पष्टीकरण आ जाए कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है और शक्ति के पृथक्करण का संवैधानिक सिद्धांत अगर शिथिल हो जाए तो अगली बार हो सकता है कि 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद एक बार राष्ट्रपति भी बन ही सकते हैं, क्योंकि यह हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं की जो वास्तविक शक्ति है, तीनों सेनाओं के वो प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं और यह बात समझ में आ रही है। तो जिस तरह की राजनीति हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि जब प्रेम सर ने कहा, हो सकता है ठीक ही होगा कि जब ये प्रतिनिधिमंडल विदेश में होगा तब ये संसद सत्र बुलाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि संसद सत्र बुलाएंगे इस समय में, और ये प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा और क्या बात करेंगे वहां, उनके पास कंटेंट क्या होगा, उनका क्या, सारी बातें जनता को मत बताइए, लेकिन इतना तो बताइए कि उस जासूसी के पीछे कौन था जो ज्योति मल्होत्रा वहां पर पकड़ाई हैं। और इसके पहले देवेंद्र जी की चर्चा आपने भी की है और उनका मामला भी अनसुलझा हुआ है। पुलवामा का क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला। तो ये जो जासूस सब पकड़ाते हैं, ये जासूसों के पीछे कौन होता है? वो किरण पटेल, वो क्या कर रहे थे वहां? आज तक पता चला किरण पटेल का क्या हुआ और कैसे वो गए थे, और जिन लोगों ने साथ दिया था उनके साथ व्यवस्था ने क्या सलूक किया जी। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी भयानक हो गई है कि इसमें जो कर रहे हैं वो सियासत नहीं है, देश माने मांझी ही नाव को डुबो रहा है, दरिया क्या करे, मुसीबत यहाँ है। जी जी जी, बातें बहुत हैं और इन बातों पे बहुत कुछ समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग समीक्षा कर रहे हैं तो वो भी फंस रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट जिस पे चर्चा होनी चाहिए, वो ये कि आखिर जो डेलीगेशन है उस डेलीगेशन को आप भेजिए, आप दुनिया भर में ये ज़रूर, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जयशंकर जी, हमारे साथ 2 साथी और जुड़ गए हैं, प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं, अमलेंदु जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। जयशंकर जी, आपके पास आना चाहता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, पहले भी डेलीगेशंस जाते रहे हैं और भारत का जो रोल है वो वहाँ पर रखना ज़रूरी है। ये काम पहले होता और अच्छा था, लेकिन सवाल यहाँ विपक्ष या अभी जयराम रमेश का जो बयान था वो जो सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी और उसमें मोदी जी को आना चाहिए, उसके बाद संसद का जॉइंट पार्लियामेंट जो जॉइंट सेशन है वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर आप उधर जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट उसमें और भी, विपक्ष को आप अपने साथ लेकर भी नहीं ले रहे हैं। जो रोल है राहुल गांधी का, जो रोल है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस पार्टी से आप चूज तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ के नहीं कर रहे हैं या उनके रिकमेंडेड लोगों को नहीं लेके जा रहे हैं। फर्क तो पड़ता है ना, वो दिखता है ना जयशंकर जी। ये कौन सी सियासत हो रही है? क्या देश की सुरक्षा के नाम पे हम सियासत कर रहे हैं ये कहा जाए? और अगर ये कहूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, फिर देश की सुरक्षा का मामला आ जाएगा। जयशंकर जी। राजू जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे इस प्रकरण में हमारी विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है, ये तो बात साबित है। अब उसके अलावे
देखिए, संघर्ष विराम के बारे में आज भी मैंने देखा कहीं ट्रम्प का बयान आ गया कि नहीं मैंने ही करवाया था। बार बार बदल रहा, अपना स्टैंड बदल रहे हैं बार बार। और ये बात तो सच है ना कि सबसे पहले उन्होंने ही सूचना दी थी कि दोनों देशों में संघर्ष विराम हो गया है। अब ब्रिटेन ने भी कर दिया, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, और कहा ही नहीं वो पाकिस्तान जो चले गए इस संकट के दौरान। मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमारे विदेश मंत्री को या हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए गंभीरता के साथ कि इतना पूरी दुनिया भर में विश्वगुरु बन गए हम, मोदी मोदी हाउडी मोदी सब कार्यक्रम करवाए, इसके बावजूद एक भी बड़ा देश हमारे पक्ष में खुलकर खड़ा क्यों नहीं है। ये तो बहुत गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। अब दूसरा ये है कि इतना सकारात्मक विपक्ष कभी किसी सरकार को मिला नहीं होगा जितना पहलगांव या ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिला है। मुझे नहीं लगता कभी इसके पहले कभी मिला है। मुझे याद आता है जब 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, सरकार के मना करने के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए थे मुंबई, और जहां करके कैसे कैसे उन्होंने बयान दिए थे। उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे एक पन्ने का इश्तेहार दिया था अखबारों में, क्या क्या कहा था उसके बारे में भी सोचने की बात है। पहलगांव के बाद पूरा देश एकजुट हो गया अपनी सरकार के साथ कि भाई हम आपके साथ हैं। सारे वैचारिक मतभेद, नीतिगत मतभेद, सरकार से मतभेद, सब कुछ भुला करके हम ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई पहलगांव में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम एकदम सरकार के साथ हैं, सरकार जो कर रही है उसके हम साथ हैं। तो इतना सकारात्मक विपक्ष मिला आपको। सर्वदलीय बैठक बुलाई आपने, उसमें भी बेइज्जत किया विपक्ष को। प्रधानमंत्री बैठक बुला करके मधुबनी चले गए बिहार में भाषण करने के लिए, वहाँ अंग्रेजी ज्ञान बखारने के लिए चले गए। फिर उसके बाद जब दिल्ली में रहते हुए भी वो नहीं आए, ये भी एक बड़ी बात थी कि मतलब विपक्ष को तो उसी समय बायकॉट कर देना चाहिए, निकल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये दाग ना लगने पाए, देखिए मोदी जी की राजनीति का ये बहुत बड़ा ये तुरुप कार्ड है कि वो विपक्ष को ही खलनायक बना देते हैं। कि अगर मान लीजिए वो नहीं जाते विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठक में, तो कहते कि देखिए साहब हमारा विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। अब उन्होंने इस समय जो है तय कर दिया कि साहब विपक्ष के लोगों को के नेतृत्व में या और लोगों के नेतृत्व में हम डेलीगेशन भेजेंगे तमाम देशों में। इसमें भी राजनीति किया, जैसे आप बता ही रहे हैं और सबको मालूम है। ये भाई शशि थरूर साहब के बयान जो हाल के दिनों में आ रहे थे, जिस तरह से उनकी भाषा हल्की हल्की सी बदली हुई आ रही थी, हालांकि इसमें बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो रही है। जबकि तिरुवनंतपुरम में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शशि थरूर गए थे, बुलाए गए थे, यहाँ से गए थे, तो चूंकि वहाँ स्थानीय सांसद थे इसलिए वो गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री भी उस मंच पे थे। लेकिन मोदी जी ने वहाँ पर भी अपना तुरुप का कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि साहब बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी। अरे भाई नींद की आने की बात ही क्या है। जो स्थानीय सांसद है वो स्थानीय सांसद के तौर पर शामिल हुआ, मुख्यमंत्री राज्य के हैं वो भी आए थे। अब मुख्यमंत्री आपकी पार्टी में तो नहीं जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अब वो एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि ताकि आपस के अंदर में सिर फुटबॉल शुरू हो जाए, लोग एक दूसरे पे संदेह करना शुरू कर दें कि हाँ साहब देखिए शशि थरूर तो अब जा रहे हैं, अब बिना बताए जा रहे हैं, बिना कांग्रेस ने उनका नाम नहीं भेजा था फिर भी जा रहे हैं, तो एक तरह का झगड़ा लग जाए। तो वो तो अपना खेल खेल रहे हैं। अब उसमें विपक्ष क्या करेगा, ये विपक्ष पर दारोमदार है, विपक्ष की अपनी स्ट्रेटजी। मुझे ये जानना चाहिए कि भाई ये लोग करेंगे क्या, वहां जाकर के विदेश में क्या करेंगे। देखिए विदेश में कोई भी देश मिलेगा, वहां भारत की तरह का गोदी मीडिया तो नहीं मिलेगा, वहां का तो मीडिया अलग ढंग का मिलेगा। वो तो आपसे 25 तरह के सवाल करेगा। वो तो पूछेगा कि आपके विदेश मंत्री ने तो बता दिया था भाई कि साहब हम आ रहे हैं, आतंकी ठिकानों पे हम हमले करने जा रहे हैं, हम सैनिक ठिकानों पे या नागरिक ठिकानों पे नहीं हमला करेंगे। जब आप बता ही दे रहे हैं पहले, तो उसके बाद फिर क्या बचता क्या है। और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि इसकी तटस्थ जांच होनी चाहिए। तुर्की ने उसका सपोर्ट किया था, कहा कि भाई जब अगर पाकिस्तान कह रहा है कि न्यूट्रल इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपने अपनी तरफ से मान लिया, हमने हमारी पता नहीं कोई जांच थी, कोई जांच तो रही होगी जरूर, इनको हमने हमारे पास कोई सबूत रहे होंगे, तो उसके हिसाब से हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। तो लोग तो कहेंगे कि भाई शुरू तो आपने कर दिया। और जहाँ तो देखिए युद्ध की तैयारियां, तो राजीव जी ये हालत थी कि मैं उस समय सुल्तानपुर में था और वहाँ के अखबार वाले हमसे कह रहे थे कि सर अखबारों में बाकायदे अखबार के दफ्तरों में आया है, सूचना आई है कि मार्क ड्रिल और कैसे कैसे क्या तैयारियां, एकदम तैयार रहना चाहिए आप लोगों को पूरी तरह से, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स डू और डोंट्स।
इस सब के बारे में, तो इतने लेवल तक तो था। विदेश मंत्री खुद ही पाकिस्तान को बता चुके थे, तो सारा को सारा था। हमारे टीवी चैनल रोज बना रहे थे कि साहब इस्लामाबाद कब्जा हो रहा है, कराची पे हो गया, बंदरगाह पे आ गया, लाहौर पहुंचने वाले हैं, सब कुछ हो गया। तो इसके बावजूद संघर्ष विराम आपने किया, क्यों किया? संघर्ष विराम के लिए तो जो कमजोर पड़ता है पक्ष वो जाता है ना। तो आप क्यों तैयार हो गए जब आप बार बार कहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने ये गलत काम कर दिया था, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में भी हो गया था, वो गलत हो गया, समझौते नहीं करना चाहिए था, हम तो पीओके ले सकते थे उस समय, और हम तो लाहौर ले सकते थे, क्या क्या कर सकते थे। तो भाई इस समय तो मौका ना था आपके पास, या पीओके ले सकते थे, लाहौर भी ले सकते थे, तो आपने क्यों नहीं किया? क्यों आप मान गए? अगर मान लीजिए ट्रंप ने कराया हो, या लेमी ने कराया हो, या कतर ने कराया हो, या अबू धाबी ने, किसी ने भी कराया हो जी, या आप ही दोनों, आप क्यों तैयार हो गए? अगर आप बार बार जो आप राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बातें करते हैं, साहब हम होते तो ये कर देते, हम होते तो वो कर देते, भाई 11 साल से तो आप ही है ना। तो आप ये बताइए कि आपने क्यों नहीं कर लिया? आपको कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। आपने संसद में भी आपका रिजोल्यूशन है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी रिजोल्यूशन है कि पीओके हमारा है। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे ज्योति मल्होत्रा की बातें या देवेंद्र सिंह की बातें, आपको याद होगा कि देवेंद्र सिंह का नाम अफजल गुरु ने भी लिया था, कि अफजल गुरु को उन्होंने देवेंद्र सिंह ने ही भिजवाया था दिल्ली के लिए। वो सारा का सारा पूरा का पूरा तारतम्य बन रहा था पूरा मामले को, लेकिन उसको दबा दिया गया। देवेंद्र सिंह का पूरा मामला ही दबा दिया गया। अब ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया है। ज्योति मल्होत्रा ने क्या किया क्या नहीं किया मालूम नहीं है। उनकी रीच कहाँ तक थी, कहाँ तक सूचना कहाँ से हासिल कर सकती थी और कहाँ भेज सकती थी, ये सब जांच का विषय हो सकता है। सरकार के पास तो कुछ न कुछ होगा इसके बारे में। लेकिन पहलगांव के बारे में आज तक आप नहीं बता पा रहे हैं कि वहाँ ऐसी घटना क्यों हो गई। आतंकवादी घूमते टहलते हुए आए, हथियारों से लैस होकर के आए, घाटी में बैसरन घाटी में कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। उन्होंने पूरी फुर्सत में के साथ आतंकवादियों ने लोगों से नाम पूछे, कलमा पढ़वाया, उनका खतना हुआ कि नहीं ये सब देखा, और गोलियां तड़ मारते हुए और निकल गए। हमारे सुरक्षा बलों के जवान 1.5 घंटे तक वहां कोई दिखाई नहीं दिया। क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ? इन सारे सवालों का जवाब तो अब मुझे लगता है कि अगर हमारा विदेशी डेलीगेशन जाएगा दुनिया के देशों में, तो वो लोग तो सवाल करेंगे। इन सवालों के घेरे में रहेगा हमारी सरकार क्या कहलवाना चाहती है अपोजिशन से। भाई जो मोदी जी ने पूरे दुनिया भर में घूम घूम करके माहौल बनाया, तो उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अब ये लोग क्या करेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष में अगर उस तरह की बातें, देखिए जैसे गुलाम नबी आजाद का है, ठीक है कश्मीर से हैं, वो कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो हो सकता है कि कश्मीर पर उनका एक हो सकता है, लेकिन उसमें अगर चाहते तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी ले आते, आप उससे भी बात करते लोगों को। तो लेकिन उनकी वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के साथ ऐसी चाल चल रहे हैं ताकि अगर जरा सा भी विपक्ष इधर उधर हुआ तो उसको कह सकते होगा कि देखो जी अपोजिशन तो हमारा साथ नहीं दे रहा, अपोजिशन तो हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो मुख्य मकसद उनका है। लेकिन मेरा मानना यह है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन तत्काल बुलाना चाहिए, और बहुत सारी बातें जो उमड़ रही हैं, घुमड़ रही हैं, अलग अलग खानों से निकल करके आ रही हैं, उसका सच क्या है ये सच सरकार को बताना चाहिए। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962-63 में किया था, संसद का सत्र बुला करके बाकायदे जो भारत चीन युद्ध के बारे में किया था, या उसके बाद भी जब हुआ है तो सरकारें बताती रही, ऐसा कुछ नहीं रहा। इसमें छिपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप छिपाइए, लेकिन दुनिया भर के देश अलग अलग ढंग की भाषा बोल करके सूचनाएं दे रहे हैं, तो उन सूचनाओं से अच्छा है ना कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री खुल करके बताएं या हमारी सरकार खुल करके बताए कि भाई ये सच है। तो इसमें बुरा क्या है? इसलिए इनको चाहिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएं और उसमें सच को सामने रखें। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, सवाल यहाँ बहुत सारे हैं। इन सवालों के बीच विदेश जाता हुआ डेलीगेशन दिखाई देता है, दूसरी तरफ जासूसी का एंगल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और तीसरी तरफ बिहार का चुनाव भी है। सियासी दांव पेच में क्या ये पूरा का पूरा मामला फंसता जा रहा है, ये माना जाए? राजीव जी, पुलिस जो है वो मीडिया की हेडलाइन अगर बनाने लग जाएगी तो हम लोगों के बुद्धि विवेक पे बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। जी, सवाल तो ये है कि ये आतंकवादी बैसरन वैली तक पहुंच कैसे गए, और वहां पे आतंकवादी कार्रवाई 26 लोगों को मार के चले कैसे गए, और वो कहाँ है अभी। मुख्य सवाल वो है, हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस किसको पकड़ रही है, क्या कर रही है, ये
मीडिया के लिए हेडलाइन हो सकता हो, उसमें कुछ जांच निकल के आएगी, हम लोग से बात करेंगे। अभी तो ऐसा नहीं है कि जो बड़े सवाल हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, क्या सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ? उसको अगर आप नकार रहे हैं तो ठीक है, तो सीज फायर के ऑब्जेक्टिव्स, संघर्ष विराम के ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए कि नहीं हुए? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? पहले तो ये बताया जाए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। क्या पाकिस्तान को आप टेबल पे ला रहे हैं कि वो पाकिस्तान एक्सेप्ट करे कि उनके यहाँ के टेरर नेटवर्क को हम डिसमेंटल करेंगे, खत्म करेंगे? तो जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, मैं तो कम से कम अलग रहकर सोचता हूँ कि ये पुलिस वाले नहीं तय करेंगे कि हम पहली हेडलाइन क्या करें और हम राजनीतिक विश्लेषण किस बात पे करें, एक बात। दूसरी बात, जो तमाम सारे डेलीगेशंस जो हैं विपक्ष के जा रहे हैं, इसमें दो बातें हैं राजीव। पहली बात, बहुत सीधे तौर पे मोदी जी का ये इकबालिया बयान है, हलफनामा है कि उनकी विदेश नीति विफल हो गई, बुरी तरीके से औंधे मुंह गिर गए। 11 साल में आप 71 देशों में 129 बार विदेश गए, 11 साल में 10 बार अमेरिका गए। अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको आप कह रहे हैं कि माई फ्रेंड, उसके लिए वोट भी मांग लिया है आपने, वो आपके साथ क्या कर रहा है? वो जिस देश में जाता है वहां एक इंटरव्यू देता है और आपको बेइज्जत करता है रोज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप की बातों में बहुत गंभीरता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है वो जी। और उसने ये बात को आप रबर से मिटा नहीं सकते, पेंसिल से लिखी हुई बात नहीं है ये कि 5:33 में उसका ट्वीट आया, 5:55 पे आपने घोषणा की। इसको कैसे हम मिटा देंगे? इसको तो कुछ जो जयशंकर ने कहा, एस जयशंकर ने, उसको हम कैसे मिटा देंगे जो बात उन्होंने कही है? ये तमाम सारी बातें हैं जो सरकार इस पूरे प्रकरण में, सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस पर मैं अभी आऊँगा, जो विजय शाह का बयान है भारतीय सेना के खिलाफ, इन सब चीज़ों का जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। अब एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सी चर्चा हो रही है कि विपक्ष, आपने भी हेडलाइन लगाया हुआ है, विपक्ष के साथ खेल कर रही बीजेपी। विपक्ष की राजनीति अभी भी राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, इनके इर्द गिर्द है अभी भी। ये आउटसोर्स नहीं हुई है। शशि थरूर ये वाला सूटकेस लेके वहां नहीं चले गए विदेश जी। ये रहेगा। विपक्ष की राजनीति यहाँ होगी। विपक्ष के पास बहुत गंभीर नेता है, उनके पास बहुत गंभीर मुद्दे हैं, बड़े मौके हैं। विपक्ष इस वक्त रणनीतिक तौर पे इसमें सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ने की मौका दे रहा है। जब सरकार आगे बढ़ती है तो गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं जिनकी समीक्षा सेना के रिटायर्ड जनरल भी कर रहे हैं, उन गलतियों की। अब विपक्ष के जो लोग जा रहे हैं डेलीगेशन को लेकर, इनके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो राजीव जी ये कि विपक्ष के जो लोग ये जा रहे हैं, या उसमें बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, इन लोगों का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? ये बाहर जाके क्या करेंगे? इनका लक्ष्य क्या है? क्या इनको कोई बयान हासिल करना है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या इनको वहां की संसद से कोई प्रस्ताव पारित करवाना है? क्या सरकारों को किसी दिशा में उनको ले जाना है, उनकी नीतियों को प्रभावित करना क्या है? या वहाँ के मीडिया को एड्रेस करना है? किससे किससे इनकी मुलाकातें हो रही हैं? वहाँ पे जाकर अगर आपका 5 लोगों का 10 लोगों का शिष्टमंडल जाता है किसी देश में
और वहां का विदेश मंत्री भी अगर आपसे ना मिले, वहां का प्रधानमंत्री भी ना मिले, तो आप टैक्स पेयर के पैसे पे क्या इनको पिकनिक मनाने भेज रहे हैं वहां पे? तो और ये विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जी। ये जिन देशों में जाएंगे उनके दूतावास की जिम्मेदारी है कि वो अगर 5 लोगों का शिष्टमंडल उनके देश में आ रहा है तो उनके देश के जो सबसे प्रभावशाली 10 लोग हैं उनसे मुलाकात हो, चाहे वो बड़े अखबारों के मीडिया हाउसेस के संपादक हो, जो पब्लिक ओपिनियन को गैल्वेनाइज करते हो, पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करते हो, वहां पे सांसद हो, विदेश मंत्री हो, पूर्व विदेश मंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो उन देशों के हो, जो भी लोग वहां सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हो वो, क्योंकि संकट बहुत गहरा है। संकट ये इतना गहरा है कि 11 साल की मोदी जी की सरकार में 129 विदेश यात्राओं के बाद भी एक भी देश का आपके पक्ष में बयान नहीं आया। ये गंभीर बात है, ये बहुत बड़ा फेलियर है और मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा इतना बड़ा विदेश नीति का इतना बड़ा फेलियर। आप सोचिए राजीव जी, मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण टेस्ट का अनाउंस किया था। जी। पोखरण टेस्ट का ऐलान किया था, वो 55 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सवाल नहीं हुए थे। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे, तब पाकिस्तान ने नहीं किए थे। पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हुई थी, पूरी दुनिया में भर्त्सना हुई थी, आलोचना हुई थी भारत की, क्योंकि जो सेट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था उसके खिलाफ जाके काम हुआ था, विश्व जनमत के खिलाफ जाके वाजपेयी जी ने काम किया था वो काम। उसके बाद भी आप देखिए कि डिप्लोमेसी, फुल स्केल डिप्लोमेसी चलाई गई। उस डिप्लोमेसी के नतीजे आए कि हमारे रिएक्टर्स को न्यूक्लियर फ्यूल मिलता रहा, हमारे ऊपर सैंक्शंस ऐसे नहीं लगे जैसे सैंक्शन ईरान में या और देशों में लग जाते हैं। तो इतनी बड़ी विदेश नीति की फेलियर, जबकि गलती हमारी नहीं है, हम तो विक्टिम हैं, हमारे लोग मारे गए आतंकवादी कार्रवाई में, और उसके बाद भी अगर हम अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं दुनिया को, और दुनिया के देश अगर हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भारत से तो नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट लीडरशिप को संदेह के दायरे में देखते हैं, उनसे प्रभावित नहीं हुए। आप गले लिपट रहे जाके, आप वहां बैंड बाजे बजवा रहे हैं, क्या हुआ वो सब? आप देखिए कितनी तस्वीरें, अगर आप गूगल करेंगे मोदी मीटिंग वर्ल्ड लीडर्स, तो कितनी तस्वीरें, ऐसा लगता था कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े नेता G20 के, G8 के, सब मोदी जी से सलाह मशविरा कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी आती थी, उंगली दिखा रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं। कहाँ गया वो सब? वो तस्वीरें, वो वीडियो कहाँ गए? बयान एक भी नहीं आया। तो ये क्राइसिस का समय है। उस क्राइसिस के समय मुझे लगता है कि कहीं से मोदी जी, देखिए मोदी जी को हम लोग जानते हैं, आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी राजनीति के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सोचते जाति चुनाव की राजनीति करते हैं। उनको अगर विपक्ष को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना पड़ रहा है तो कहीं से उनको ऊपर दबाव है, दबाव अपने विफलताओं का दबाव है, और कहीं से उनको सुझाव भी दिए गए होंगे कोई इंपॉर्टेंट क्वार्टर से कि भाई आप अपने आप को साबित करो कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जी। आप कल भी मैंने ही चर्चा की थी, तो ये एक बड़ा सुझाव। दूसरी चीज, अब ये क्या हेडलाइन वहां से लाते हैं, क्या वो उन देशों से बयान ले पाते हैं जैसे बयान टर्की के या चीन के या अजरबैजान के, पाकिस्तान के पक्ष में आए? क्या ट्रंप बोलना बंद कर देंगे ये डेलीगेशन से मिलने के बाद? ये डेलीगेशन किससे मिलेगा, इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? ये सब चीजें अभी सरकार को स्पष्ट करनी है और काम आसान नहीं है। और आप सोचिए कि कोई एक डेलीगेशन जाएगा और वहां पे उस डेलीगेशन से
उस देश का पूर्व विदेश मंत्री भी ना मिले, कोई 2-3 सांसद मिलके आ जाए तो क्या फायदा। इतना तो यहाँ पे आप जूम कॉल करके कर लेंगे ना ये काम, तो वहां जाने की क्या जरूरत है। जी। तो पहले जब तक हमको ये पता ना हो कि इनको क्या काम दिया गया है, और वो काम खुद नहीं कर सकते, मैंने पहले कहा कि उनको विदेश मंत्रालय और वहां का जो दूतावास है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। हम लोग राजीव जी, हम लोग कश्मीर जाते तो हमारा कश्मीर का ब्यूरो हमारी मीटिंग्स तय करता है, तब तो मिलते जाके। बिल्कुल। दूसरी बात कि शशि थरूर के बारे में देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शशि थरूर का कोई एक स्पेस नहीं है। वो एक तमाम लोगों में एक वो है, और उनका स्थान क्या है वो चुनाव कांग्रेस के लोगों ने बता दिया था, चुनाव लड़े थे वो। तो मीडिया में काफी उनकी चर्चा होती है, तो जिस मीडिया में चर्चा होती है उस मीडिया से मैं तो प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि इस मीडिया ने ही भारत का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। जी। क्योंकि मीडिया ने क्या किया राजीव जी, इस मीडिया ने भारत की जो पोजीशन थी, हम विक्टिम थे, हमारे लोग मारे गए, आतंकवादी हमारे यहाँ घुसे और हमारे लोगों को मारा, पाकिस्तान से ट्रेनिंग होती है, ये सब हुआ, लेकिन हमारे मीडिया ने जो किया कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। मीडिया ने पूरी दुनिया में इमेज जो क्रिएट की कि भारत जो है वो आक्रमणकारी है, भारत अपनी रक्षात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि भारत की सेना ने हमेशा कहा कि हमारा जो कार्रवाई है नॉन एस्केलेटरी है, हमने सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स को नहीं लिया है, हम सिर्फ आतंकवादी कैंपों को टारगेट किया हमने। लेकिन इस मीडिया ने क्या किया, इस मीडिया ने भारत की छवि खराब की, भारत को आक्रमणकारी की तरह से दिखा दिया गया कि भारत लाहौर पे कब्जा हो रहा है, इस्लामाबाद पे कब्जा हो रहा है, कराची पे कब्जा हो गया। ये गलत फीडबैक पूरी दुनिया में गया। इस वजह से आज जरूरत पड़ रही है ये डेलीगेशंस को भेजने की। और थरूर साहब के बारे में क्या, थरूर साहब से बहुत बड़े बड़े नेता, गुलाम नबी आज़ाद आप देख रहे हैं कि उनका क्या हुआ इलेक्शन में, हम लोग थे वहाँ कश्मीर में, कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, अशोक चव्हाण चले गए, कहाँ है पता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 800 से ऊपर है। तो ये शशि थरूर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कोई स्पेस नहीं करते। एक खास मीडिया है, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हो सकते हैं। जी राजीव जी बिल्कुल। मैं अभी लिस्ट देख रहा था कि किन किन देशों की यात्रा कर रहे हैं हमारे 7 अलग अलग डेलीगेशन जो टीम है, उसमें सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया ये पहली टीम है जिसको बैजयंत पांडा लीड कर रहे हैं। उसके बाद है दूसरी टीम जो यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली, डेनमार्क, ये रविशंकर प्रसाद की लीडरशिप में ये टीम कर रही है। उसके बाद संजय कुमार झा जेडीयू के नेता हैं और चहेते हैं बीजेपी के और खासकर अमित शाह के। इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर ये जा रहे हैं ये लोग। एकनाथ शिंदे के सुपुत्र साहब श्रीकांत शिंदे, उनकी लीडरशिप में यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर सिएरा लियोन ये है। और उसके बाद फिर शशि थरूर साहब जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं, यानी यूएसए, पनामा, गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया माफ़ी चाहूँगा, और कनिमोजी लेके जा रही हैं स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रशिया। उसके बाद सुप्रिया सुले जा रही हैं इजिप्ट, कतर, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका। ये 7 टीम अलग अलग देशों में, ये देश का नाम बता रहा था मैं इसलिए क्योंकि ज़रूरी है जानना कि हमारी 7 टीमें जिसमें 59 लोग हैं, 59 मेंबर्स हैं जो जा रहे हैं अलग अलग देशों में, और वहाँ पर भारत का पक्ष रखेंगे। भारत के ऊपर
और सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर ये जो भारत ने प्रशांत माफ़ी चाहूँगा अमलेंदु जी, ये हुआ क्यों? ये पहलगाम का मामला था। पहलगाम के मामले के बाद ये मामला पहुंचा पाकिस्तान और वहाँ पर 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला बोला भारत ने। यानी आतंकवाद का खात्मा करना चाहते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन आतंकवाद की बात ही नहीं हो रही है। ये ज़्यादा दुखद पहलू है। एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चलो हम सब मिलके आतंकवाद का सफाया करते हैं। अमेरिका ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, आप याद कीजिए, और उस समय के कुख्यात आतंकवादी को न सिर्फ मार गिराया बल्कि वो उठाकर ले गए और प्रशांत महासागर में कहीं दफना दिया, ऐसे ही सुना था। लेकिन अब याद कीजिए कि अब वो अमेरिका भी नहीं कहता, आतंकवाद का नाम नहीं लेता, न पाकिस्तान ले रहा है और न ही कोई और दूसरा देश ले रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है? हाँ, हमारी जो टीम जा रही है 7 लोगों की, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जाएंगे 5 स्टार होटल में ठहरेंगे और एक नहीं बल्कि 5-5 देशों की यात्रा कर रहे हैं सब लोग। लगभग 35 देशों की यात्रा हो रही। EU अपने आप में अगर यूरोपियन यूनियन कहते हैं तो 28 देश वहाँ है। अब पता नहीं यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय जाएंगे या 28 देशों की यात्रा करेंगे। मुख्यालय ही जाएंगे, शायद वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है अमलेंदु जी आपके ज़रिए कि आखिर आतंकवाद कहाँ चला गया। राजीव जी, आतंकवाद मुद्दा रहा ही नहीं, अब तो ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा है। और इतना बड़ा मुद्दा है कि रेलवे के टिकट पे छप रहा है कि न्यू नॉर्मल कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मोदी जी का फोटो लग के छप रहा है, आज ही लोगों ने सब शेयर किया है ट्विटर पे कि न्यू नॉर्मल हो गया है और टिकट पे छप रहा है ऑपरेशन सिंदूर। ये राजीव जी विदेश नीति की भी सबसे बड़ी विफलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। इसलिए है कि आपके जो देखिए राजीव, जो पहलगाम का घटना हुई उसके बाद तमाम देशों के वक्तव्य आए और सबने उस घटना की निंदा की। उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल था, उसमें सऊदी भी शामिल था, कतर भी शामिल था। तमाम देशों ने कहा कि यह घटना निंदनीय है और आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ही परिस्थितियां एकदम बदल गई और उसके बाद जो है कोई भी हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। यानी ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान के समर्थन में तो तमाम देशों के वक्तव्य आए और चीन का यहां तक वक्तव्य आ गया कि हम पाकिस्तान की सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए उसके साथ खड़े हैं। ये उनके विदेश मंत्री का बयान आ गया। इस तरीके का एक भी बयान हमारे समर्थन में नहीं आया। यहां तक कि तालिबान का भी जो बयान है वो भी इस तरीके का बयान हमारे समर्थन में नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी विफलता जो है ये हमारी विदेश नीति की और हमारी ऑपरेशन सिंदूर की जो इस सरकार ने कर दी। और बड़ी बात यह राजीव जी कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो कहा एस जयशंकर साहब ने कि साहब हमने पहले ही बता दिया था और उसका आप मिलाइए, उसके डॉट्स मिलाइए। पाकिस्तान के मंत्री ने रात को 2 बजे उठकर आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उस पक्के सोर्सेस से उसके पास सूचना है कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत हमला करेगा। ये कौन से सोर्सेस थे? अगर जयशंकर साहब की बात सही मान ली जाए तो क्या यही सोर्स थे जो वो कह रहा था? वरना पाकिस्तान का मंत्री भी बता दे कि भाई कौन से सोर्स से उसको मालूम पड़ा। भारत से आखिर ऐसा कौन सा सोर्स था कि उसे पक्का मालूम था कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा? तो बहुत सारे सवाल राजीव जी है। इसको लेकर ये एक तरह से कहा जाए सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। अब सवाल ये आता है कि भाई आप जो ये प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, एक तो राजीव जी जो 7 जो बताए गए 7 जो टीम बनेंगी और उनको जो लीड कर रहे हैं, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी जो है संसद के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका कोई भी सांसद नेतृत्व नहीं कर रहा है किसी प्रतिनिधिमंडल का। 7 सांसदों वाली एकनाथ शिंदे की पार्टी का नेता तो कर रहा है प्रतिनिधित्व, लेकिन 37 सदस्यों वाली समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति जो है वो उसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस का नहीं कर रहा है। बड़ी पार्टियां जो है विपक्ष की उनके नहीं कर रहे हैं। तो ये आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? यानी इस समय भी आप जब जा रहे हैं सारी दुनिया को ये बताने के लिए कि आपके साथ अन्याय हुआ, पहले तो ये बताया जाए कि ये डेलीगेशन जो है ये बताने जा रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, या ये बताने जा रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया उसके बाद हमने पाकिस्तान की मिलिट्री बेस पे हमले नहीं किए। आखिर बताने क्या जा रहा है?
अगर आप ये बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर हमला हुआ था, तो सारी दुनिया मान चुकी थी आपके ऊपर हमला हुआ, इसके लिए बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने जा रहे हैं कि जो हमने किया वो सही किया, और पाकिस्तान के ऊपर हमने जो हमले किए वो हमने उसके नागरिक ठिकानों पे हमले नहीं किए, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजीव जी सारी दुनिया में संदेश जा चुका है कि भारत ने पाकिस्तान के नागरिक ठिकानों पर उसके आर्मी बेस पे हमले किए। तभी तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है बताने के लिए पाकिस्तान गलत कह रहा है। तो ये पहले नहीं, ये तो खैर अमलेंदु जी ये तो हम नहीं कह सकते, और हम नहीं कह रहे, मैं भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा इसकी समीक्षा को दूसरे ढंग से करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जब भारत और पाकिस्तान की बात आएगी तो थोड़ा सा वहाँ पर कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है, इसको पॉलिटिसाइज करने की जहाँ तक नौबत आ रही है या देखा जा रहा है, और ये सवाल मैं बार बार उठा रहा हूँ कि भाई आप कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं कि 4 नाम बताइए, कांग्रेस पार्टी दे रही है, आप वो 4 नाम पिक नहीं करते हैं, 4 में से एक नाम आपने कहीं डाल दिया। तो यहाँ पर तो पॉलिटिकल लग रहा है कि ये पूरा का पूरा आप राष्ट्र के नाम पे आप कहीं ना कहीं यहाँ इसको सीधे सीधे अपना नफ़ा नुकसान देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा जो डेलीगेशन बनाए हैं, वो उस डेलीगेशन को साफ देखकर समझा जा सकता है कि आपने विपक्षी दलों के साथ में किया क्या है, खासकर जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं और जो पार्टियां हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। इसका नफ़ा नुकसान, और वो तो आने वाले समय में जब बिहार का चुनाव होगा, उसके बाद कई सारे राज्यों के चुनाव हैं, उसमें पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब देश की सुरक्षा का मामला है तब तो ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये है। बिल्कुल राजीव जी, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब कांग्रेस जो लिस्ट दे रही है, आपके लोग उस लिस्ट पे सवाल उठा रहे हैं और उन लोगों को बता रही था किसके किससे क्या संबंध है। तो राजनीति तो आप कर रहे हैं ना। आप विदेश में जो प्रतिनिधिमंडल लेके जा रहे हैं वो जाके क्या समझाएगा जब आप यहाँ अंदरूनी राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आपको अंदरूनी राजनीति नहीं करनी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर। और ऐसे समय जब आप पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि विक्टिम हम हैं, विक्टिम पाकिस्तान नहीं है, तो ऐसे समय में आपको एकता बनाकर रखनी चाहिए। विपक्ष को पूरी तरीके से आपको अपने विश्वास में लेना चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक संसद का विशेष सत्र पहले बुलाकर उसमें एजेंडा तय होना चाहिए कि ये हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर क्या बात करेगा। अगर ये पहले तय नहीं होगा राजीव जी, तो प्रतिनिधिमंडल अपनी तरीके से जिसकी जो समझ में आएगा। ये खबर भी आई है, विक्रम मिश्री जो हैं वो इस प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफ करेंगे। ये खबर भी है, विक्रम मिश्री खुद इस प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफ करेंगे, यानी विदेश मंत्रालय पूरे मसले को देख रहा है। हम लोग इस चीज को हल्के में नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई हम कोई भी इस चीज को वो नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं कर रहे, अच्छा काम है, आप जाइए, हमको इसमें कोई गुरेज नहीं आपकी तारीफ करने में, सरकार की तारीफ करने में। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। एक नहीं, आप 5-5, अगर 5-5 कंट्री भी भेज रहे हैं तो 35 कंट्री में हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहां किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे हैं ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन सवाल यहां दूसरा है कि जब आप प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, जो 7 लोगों की लिस्ट बनाई आपने, गड़बड़ी वहां है, सियासत वहां है, हम इस पे बात कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्रालय के लोग साथ में रहेंगे, किसी प्रतिनिधिमंडल में 2-2 एम्बेसडर हैं, किसी में 1 एम्बेसडर हैं, वो पूरी लिस्ट देख लीजिए। एम्बेसडर भी साथ में हैं, अच्छा है, डिप्लोमेट्स हैं, सब हैं पहले से वहाँ उन देशों के। हमारी जो एम्बेसीज हैं वो अभी से ही वहाँ पर वो हो गई, एक्टिव हो गई होगी, और वहाँ के लोकल लोगों से किनसे मिलना है, ये सारी चीज़ें। जैसे अभी प्रशांत जी बता रहे थे, हम यहाँ से किसी भी दूसरे राज्य में जाते हैं, हमारे जो लोकल वहाँ के हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो वहाँ पर पहले से सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मीटिंग्स तमाम चीज़ों के लिए पहले से तैयारियाँ कर लेते हैं। हम भी यहाँ से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किससे मिलना है, कि रूट प्लान से लेकर पूरा का पूरा डे, किस दिन क्या करना है, किससे मिलना, सारी चीजें हम बताते हैं। वैसे ही इनका भी है, हम तो छोटे लेवल पे कह रहे हैं, ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात है। लेकिन बात दूसरी है, ये सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं, यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, हम यहां कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, ना उठा रहे हैं प्रश्न। सवाल सीधा है कि आप इस टीम के साथ सियासत कर रहे हैं। हमारा, आपका, हम सबका सवाल यही है कि आप इस टीम के साथ सियासत कर रहे हैं, यह गलत है। और जब टीम ही सियासी तौर पे इसको देखा जाए तब समझ में आता है कि फिर देश को कहां लेके जा रहे हैं आप। फिर तो देश के साथ आप सियासत, हमारे आपके सबके साथ सियासत कर रहे हैं। क्या प्रेम कुमार जी सही कह रहा हूं? जी जी हाँ, बिल्कुल सही आप व्याख्या कर रहे हैं। और सियासत हो रही है, ये सबको दिख रहा है। और देश
की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो बस एक रूटीन में बन करके रह जा रहा है, ये भी दिख रहा है। तो मूल बात है कि इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या हुआ पूरा ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक हमें यह दिख रहा है कि भारत की कीमत पर अमेरिका इस्लामिक वर्ल्ड को अपनी ओर आकर्षित करने में, उसके साथ डिफेंस डील करने में बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। और उसने एक मौका देखा, वो इस्लामिक वर्ल्ड जो चाइना के प्रभाव में जा रहा था, पाकिस्तान को चाइना सक्रिय सहयोग कर रहा है। और मोटे तौर पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान के साथ दे करके, पाकिस्तान की निंदा नहीं करके, आतंकवाद की निंदा नहीं करके, एक शब्द भी नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद को लेकर। और आईएमएफ से लोन दिला करके पाकिस्तान को हर तरह से इस्लामिक वर्ल्ड को उसने प्रभावित करने का प्रयास किया। ये मैसेज दिया 100 साल से इनका संघर्ष है, यानी वो हिंदू मुसलमान बना रहे थे, मोदी जी देश में हिंदू मुसलमान बना रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदू मुसलमान बना रहे थे मामले को, ताकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो रहा था हिंदू मुसलमान करने से। तो वो 100 साल का संघर्ष, बल्कि 1000 साल का वो कह रहे थे ना, 1000 साल का संघर्ष बता करके वो दिखा रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। वो आतंकवाद पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान को हर तरह से फेवर कर रहे हैं और भारत को समझा रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया और हम नहीं कराते तो 2 एटॉमिक शक्तियां लड़ रही होती वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रकरण हुआ है, ये हमारी डिप्लोमेसी में इतनी बड़ी हार है कि आज तक, जब से भारत का जन्म 1947 में हम माने ब्रिटिश काल के बाद, मुगल काल के बाद अब माने नया जन्म, पुनर्जन्म, तो उसके बाद से इतनी बड़ी डिप्लोमेसी में तो कोई हार हुई ही नहीं है। ये मान लीजिए कि हम जीत करके भी हार गए, हम जीतते जीतते रह गए, पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ, मतलब उसको आतंक वो फैला रहा है, एक कमिटमेंट भी नहीं ले पाए पाकिस्तान से कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। कोई कमिटमेंट दिया है क्या पाकिस्तान ने कि आगे से हम ऐसा कोई भी हमारी जमीन से आतंकवाद के उनको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया। इससे पहले ऐसे कमिटमेंट्स हम लेते रहे हैं पाकिस्तान से, तभी शिमला समझौता और दूसरे समझौते हुए हैं। लेकिन आज बिना कोई कमिटमेंट लिए हमने एक बैटल छोड़ दिया। सीज फायर क्या है? बैटल छोड़ना है। बैटल छोड़ना मैं बोल रहा हूं, मैं पीठ दिखाने जैसा शब्द नहीं बोलता, लेकिन बैटल छोड़ना तो कहा ही जा सकता है कि बैटल छोड़ दिया। और ये सब हुआ है अमेरिका अपने फायदे के लिए दबाव बना करके। कौन सा दबाव है जो मोदी जी झुक गए? वो कौन सा दबाव था है कि डोनाल्ड ट्रंप से अंबानी जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से अडानी की टीम जाकर के उनके राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर रही? ये कौन सा दबाव है कि हम बैटल को छोड़ दिया? हमने राष्ट्रवाद समेत लेकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अपने नागरिकों की सुरक्षा, जो राष्ट्रवाद का सबसे मूल तत्व होता है, अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करना, और उससे हम बैटल छोड़ दिया। लड़ाई क्यों शुरू की? बैटल शुरू क्यों किया अगर छोड़ना ही था तो? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है और हमने लूज किया है। मैं फोकस करता हूं कि हमने मोदी जैसे हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाते हैं, वैसे ट्रेड का फायदा हिंदू मुसलमान करके डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड लेवल पर उठाया है। चाइना से मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी ओर खींचा है, भारत से दूर किया है और भारत एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया किया है। ये बात साफ साफ हमें दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रफुल्ल जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि आपको क्या दिख रहा है और सियासत किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। जरा उससे इधर आएं और देश में सियासत की बात करें। सर, जहां तक वैश्विक स्तर की बात है तो भारत एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका मुकाबला तो जबरदस्त वैश्विक स्तर पर भारत करेगा। लेकिन दुखद यह है कि इस समय जो सत्तानशीन लोग हैं
उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भारत की अंदरूनी ताकत को, भारत को अंदर से कैसे मजबूत रखा जाए। वे अभी भी अपने विभाजन के कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि असल में उन्हें देश की परवाह नहीं है। और जब देश की परवाह नहीं हो, जब लोगों की के सुख दुख की चिंता नहीं हो, जब रोजी रोजगार की चिंता नहीं हो, तो इसी तरह की बातें होती हैं। पाकिस्तान को से दुश्मनी की बात कर रहे हैं। ये तो राजनीति में, घरेलू राजनीति में दुश्मनी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो दुश्मनी हो ही क्यों? ये दुश्मनी के कारणों को दूर किया जाना चाहिए। हाँ, ठीक है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा निश्चित रूप से संघर्ष है और उस संघर्ष का होना चाहिए था। जैसा कि प्रेम सर कह रहे थे कि आज तमाम लोगों की एक राय जो बन रही है कि हम विक्टिम हैं, लेकिन ऐसा हमको एग्रेसर के रूप में दिखाया जा रहा है जी। ऐसा व्यवहार हो रहा है कि जैसे हमने ही कोई गलत कार्रवाई की है। तो वो इसलिए कि इतनी जल्दबाजी में और इतनी पता नहीं अब इसमें कोई मिली भगत है, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी राजनीति है, क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन इतनी जल्दबाजी में देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, हम अमेरिका नहीं है जो वहां से इतने दूर से आएंगे और सैन्य कार्रवाई करके चले जाएंगे। हम पड़ोसी देश हैं। जितनी जल्दबाजी में है, अब वहां से तो ये भी हो सकता है ना कि अभी अफगानिस्तान से भी सूत्र हो सकता है। कोई अगर आतंकवादी आया है तो अगर वो इस्लाम को फॉलो करने वाला है भी तो सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा, कहीं दूसरी जगह का नहीं होगा। कोई जांच नहीं, कोई परख नहीं, कोई पड़ताल नहीं, न सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना और एक राष्ट्र की संप्रभुता के ऊपर में इस तरह की बात करना, ऊपर से विदेश मंत्री का यह बयान आ जाना कि उन्होंने पहले ही कह दिया था। क्या क्यों कह दिया था? ताकि जो है सो असल आतंकवादी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। ऐसा ये सुल्ताना डाकू में हुआ करता था कि सुल्ताना डाकू कह करके करता था, ऐसा हमने नाटकों में पढ़ा जी। तो ये जो सॉल्ज की नई गाथा कर रहे हैं कि हम घुस कर ही नहीं, हम बोल करके मारेंगे, और सेना ने कहा कि हम अपना समय और स्थान निर्धारित करेंगे, लेकिन निर्धारित तो इन्होंने बता दिया कि सेना ने क्या निर्धारित किया। इसलिए राजनीति तो बहुत है और इस राजनीति से देश का उबार संभव नहीं है। नई राजनीति आनी चाहिए, विपक्ष को नई दिशाओं की तलाश करनी चाहिए और जनता को आगे बढ़ के आना चाहिए। सर जी बिल्कुल, जनता को आगे बढ़ के आना चाहिए। और लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको लगता है कि इसके बाद सियासत में, और जो अभी हमारे शायद आप में से ही कोई कह रहे थे कि अब रेलवे टिकट पे भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है, शायद अमलेंदु जी कह रहे थे। मैं अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। रिजर्वेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन आप करवा रहे हैं, तो वो जो टिकट आप ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन में, तो उसमें वहाँ ऑपरेशन सिंदूर और फिर मोदी जी की तस्वीर, यानी अब ये साफ है कि पूरी सियासी तौर पर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश है। कैसे देखा जाए? जी, कोरोना सर्टिफिकेट पे जैसे था, कैसे देखा जाए प्रशांत जी इसको? ये किस कैटेगरी की सियासत है? हम लोग कई सारे वो देखे हैं, देश पर कई आपदाओं को हमने देखा है, लेकिन आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश, और ऐसे में एक तरफ ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने बंद नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको पॉज किया गया, सस्पेंड किया गया है। दूसरी तरफ सीज फायर अनिश्चित काल तक के लिए है। तीसरी तरफ ये सियासत। देखिए राजीव जी, देश की जनता को और हम लोगों को भी अब मोदी जी के क्रियाकलापों की आदत पड़ गई है। अब पूर्व अनुमानित है वो सारे कुछ कि कितना प्रचार वो करेंगे। अगर प्रचार ही कामयाबी का कोई पैमाना होता तो कम से कम 10 देशों के बयान तो आ जाते। प्रचार में तो कोई कमी नहीं थी, बड़े पैसे खर्च हुए वहां पे, और ऐसा लगता था कि विदेशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मोदी जी से गले लिपटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। निर्जला व्रत रखा हुआ है उन्होंने कि कब मोदी जी आए और कब मैं गले मिलूं। तो लेकिन
उसका नतीजा क्या आया? ढाक के 3 पात, कोई नतीजा नहीं आया। तो ये जो पूरी, अब अगर आप पॉलिटिक्स को भी देखेंगे तो जो बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं हम लोग, अरे मोदी जी ने ये कर दिया। अरे भाई, आप अगर जनता में, समाज में जाके बात करें, जो मोदी जी का या बीजेपी का कोर जो समर्थक है वो भी इस सीज फायर से खुश नहीं है। उसके दिमाग में तो भरा ना आपने 11-12 कि हम जब जाएंगे तो हम पीओके लेकर आएंगे। जी। तो कहाँ लेकर आए? गए तो थे आप। तो जो आपने अपनी खुद इमेज गढ़ी है, उस इमेज में ही आप कामयाब नहीं हुए। अब इसमें आप टिकट पे नाम छाप दें और रेलवे के या बस के टिकट पे नाम छाप दें, कोई दुकानों की रसीद में पीछे नाम छाप दें, फोटो छाप दें मोदी जी का, तो उससे अब वो होने वाला नहीं है कुछ। अब लोग पहचान गए इस बात को। लोग जो सोशल मीडिया के जरिए लोग इन्फॉर्म्ड हैं, मीडिया के जरिए लोग इन्फॉर्म्ड हैं, तो ये इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता नहीं है। मुख्य बात राजीव जी ये है कि जो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की है, हम सब जान रहे हैं कि क्यों करनी पड़ी, क्योंकि विश्व समुदाय ने उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जैसी दिखानी चाहिए थी जी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बदलने के लिए आप इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं जो भारत में पहले इस लेवल पर नहीं हुई। अब क्या उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स आएंगे? क्या गोल्स रखे गए हैं? क्या ये लोग जाके कुछ बदल पाएंगे? देखिए राजीव जी, विदेशों में लोग बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं। मैं कुछ साल पहले एक विदेश में ही था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और मेरे बगल में एक जर्मन पत्रकार बैठी थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में वक्त था, जैसे उसको पता लगा कि इंडिया, उसका अगला सवाल ये था कि आप लोगों के यहाँ तो गाय को लेके लोगों को मार रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी जाए बात कर रहे हैं। विदेश की धरती पे जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपके ऊपर घड़ों पानी गिर जाता है, आप क्या जवाब देंगे? तो जब आप ये लोग जब जाएंगे तो इनको मालूम नहीं है, जो वहां पे जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं, उनके भी तो यहाँ पे एम्बेसीज है ना, उनके वो भी तो, उनके पास भी तो सब चीजें जाती हैं। जिस राजनीति की चर्चा अब हम आप कर रहे हैं, उससे ज्यादा डिटेल राजनीति उनके पास पहुंच जाती है कि डेलीगेशन जो आपसे आ रहा है इसमें कौन लोग हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। और ये डेलीगेशन अगर वहाँ बहुत इन्फॉर्म्ड लोग हैं, उनसे अगर ये भी पूछ रहे, मान लीजिए कि भाई आप जिस पार्टी के लिए आप आए हो, आप ही की सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति, एक मिनिस्टर, भारतीय सेनाओं की प्रवक्ता, क्योंकि वो मुसलमान है उसको आतंकवादी की बहन बना रहा है, आप बताओ कि आपने क्या किया उसका? तो हमारे डेलीगेशन के लोगों के पास क्या जवाब होगा? पूछेंगे, मान लीजिए कोई पूछ ले, तो आप क्या जवाब देंगे उसका? तो सवाल ये कि वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड लोग होंगे जिनके पास वो जाएंगे। अब देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मीट होते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये, देखिए, इसमें कोई बहुत राजनीति का स्कोप है कोई जी। और जो वैश्विक समुदाय है, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि अगर किसी विदेश मंत्री को किसी और देश के, उसको अगर मान लीजिए कि 2 लोगों से मिलना हो, अखिलेश यादव से या शशि थरूर से, तो वो पहले अखिलेश यादव से मिलेगा। वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग उनके पास बहुत होते हैं। क्यों मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव मास लीडर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
आगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बन सकते हैं। जितनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है और बजट है उतना यूरोप के कई देशों का कुल मिला के नहीं होगा। तो इसलिए वो जानते हैं कि किससे उनको कितना वजन देना है, किस स्तर के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं कि तस्वीर बदल जाती अगर मोदी जी हिम्मत करते। ये सारे डेलीगेशन, ये पूरी एक्सरसाइज अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में होती, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों, विदेश मंत्रियों से मुलाकातें होती, बयान आ जाते। लेकिन राजनीति वहां पे करनी चाहिए थी जहां पे नहीं की मोदी जी ने। जब राहुल गांधी की पार्टी आधिकारिक तौर पर जो 4 नाम दे रही है पार्टी, उसको आप नहीं ले रहे हैं, तो राहुल गांधी तो बहुत दूर हैं। राहुल गांधी को आप कैसे ले जाएंगे? राजीव जी, आप ये सोचिए कि जिस भी व्यक्ति से किसी विदेशी धरती में किसी देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप मिलेंगे, मान लीजिए कोई अधिकारी से मिलेंगे, क्या उसको ये बात नहीं मालूम होगी उसके सामने जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? मुझसे कोई अनजान व्यक्ति मिलने आता है अगर, या मुझे किससे मिलने जाना होता है, मैं भी विकिपीडिया, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल, उसका वीडियो, यूट्यूब सब देख के जाता हूँ कि ये है कौन। तो वो तो एक संस्थागत एक्सरसाइज है जहाँ पे ये होता है। तो इसमें कोई बहुत राजनीति का स्कोप नहीं है। क्राइसिस का दौर है और मोदी जी खराब क्राइसिस मैनेजर है। पीछे भी हमने देखा। इस वक्त उनके सामने एक मौका है और जरूरत है कि आपकी विदेश नीति को सख्ती से और बहुत बड़ा दिल रख के एक रिव्यू की आवश्यकता है पूरे देश को। बिल्कुल, कि आपने 11 साल आपने ढिंढोरा पीटा विश्व गुरु का। आपने यहाँ G20 का भी सम्मेलन किया, तमाम शहरों में आपने बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपया खर्चा हुआ उसमें, और G20 का भी कोई बयान नहीं आया। तो ये बड़ी संकट का दौर है, और वो भी तब जबकि हम विक्टिम हैं, हमारे लोग मारे गए हैं। तो इस तस्वीर को बदलने का काम जो है वो चुनौतीपूर्ण काम है। और एक आखिरी बात, जो एस जयशंकर या शशि थरूर जैसे लोग हैं जो करियर डिप्लोमेट हैं, शशि थरूर तो IFS नहीं है, वो तो यूनाइटेड नेशंस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आदमी है। खैर, लेकिन ये जो लोग होते हैं राजीव जी, ये एक क्रॉस जाते हैं। अभी आप विदेश मंत्रालय के लोगों से अगर आप बात करें तो जो एस जयशंकर हैं वो सुपर फॉरेन सेक्रेटरी की तरह ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल, कौन अफसर किस डेस्क पे होगा, कहाँ होगा, ये बातें वो पूरी गणित बैठाते हैं। कोई पॉलिटिकल आदमी होगा वो इस पे गौर ही नहीं करेगा। वो विदेश सचिव को आउटसोर्स कर देगा कि भाई आप चलाओ विदेश मंत्रालय। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी डेस्क में होगा, कहाँ, वो पूरा खुद देखते हैं। तो वो एक सुपर फॉरेन सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर की तरह नहीं काम कर रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर भारत का डेलीगेशन जा रहा है और दूसरी तरफ देश में सियासत जोरों पर है। डेलीगेशन अपना काम करके आए, उसका इंतज़ार हम करेंगे, लेकिन देश की सियासत जो है और उसको भुनाने की जो कोशिश हो रही है, इन सब के बीच ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर कहाँ हैं वो 26 लोगों के हत्यारे। ये सवाल भी पूछा जा रहा है और ये सवाल कई बार पूछा जाएगा। और ऐसे मौक़ों पर जब आतंकवाद के समापन की बात होती है, आर्टिकल 370 को हटाते समय भी ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे और इसके कारण ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें बार बार दोहराई जाएंगी, पूछी जाएंगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और जो बहुत ज़रूरी है। जयशंकर जी, ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि इस चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है सियासी तौर पर। नरेंद्र मोदी को फिर से एक ब्रांड के तौर पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एज ए ब्रांड क्या नरेंद्र मोदी वही हैं जो इस ऑपरेशन से पहले थे,
या 22 अप्रैल से पहले थे, या नरेंद्र मोदी उससे आगे बढ़ गए हैं या गिर गए हैं, पीछे हो गए? 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही शुरू हो गई थी राजीव जी। अब ये ठीक है कि चूंकि विपक्ष का अपना ढर्रा है, अपने ढंग से काम करने का तरीका है। उसके बाद मोदी जी ने हरियाणा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया और उसका अपना एक कर सकते हैं वो। लेकिन उसके बाद ये साफ लग रहा था कि बिहार विधानसभा का चुनाव उनके हाथ से निकलने वाला है। और पश्चिम बंगाल तो अभी है भी नहीं, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनको कोई बहुत सफलता मिलने वाली है। लेकिन बिहार को लेकर के वो चिंतित है। देखिए, जब पहलगांव शुरू हुआ था, पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, तो हम उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने उसके राजनीतिक निहितार्थ पे बातें करनी शुरू की थी और कहा था जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, नाम जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, वो उसको बिहार के विधानसभा के चुनाव में उसको भुनाया जाएगा, उसके नाम पे राजनीतिक फसल काटी जाएगी। जिस तरह से पुलवामा के शहीदों के नाम पर पहला वोट मांगा था मोदी जी ने लोगों से, उसी तरह से बिहार के जनमानस के साथ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने की बात की जाएगी। ये बात तो तय हो गई थी। और अभी जैसे अमरेंद्र जी ने बताया, आपने थोड़ा उसको और ज़रा साफ कर दिया कि रेलवे टिकट पे जिस तरह से उसका करना शुरू कर दिया है। लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर को निस्तेज कर दिया हमारे अपने लोगों ने ही, भाजपा के लोगों ने। उसमें भी अपोजिशन कहीं कुछ नहीं कर सका है। संघर्ष विराम करके आपने पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर का जो माहौल तैयार किया था उसको निस्तेज कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने यह कह करके, देवड़ा साहब ने, कि साहब मोदी जी तो ऐसे हैं, उनके चरणों में देश और सेना और सैनिक भी नतमस्तक होते हैं। वो सेना के बारे में कभी कोई इस तरह की बात सोच ही नहीं सकता था। इस तरह के घटिया बयान अगर कोई उप मुख्यमंत्री देगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जिस तरह से वो मंत्री विजय शाह जी हैं, उन्होंने कह दिया आतंकवादियों की बहन। ये जो बातें, जो उनका जो अंधभक्त और भक्तों की जो बड़ी भारी लंबी चौड़ी श्रृंखला है, उसमें जो भुगतान पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या को अगर अलग थलग कर दिया जाए तो भक्तों में भी सवाल उठने लग गए हैं कि भाई अब हम तो पीओके पर कब्जा करने जा रहे थे, संघर्ष विराम क्यों कर लिया जी। एक तो एक बात ये है। दूसरा जो है कि उनका जो राजनीतिक वाली बात थी, पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने जातिगत जनगणना की बात छेड़ दी बीच में ही। जब ये पहलगांव अटैक है उसके बाद में उनको लगा होगा कि शायद इसके नाम पे हमको कुछ वहाँ बिहार में मिल जाएगा। तो जो मिलना था वो तो नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा था उसमें भी छिटक रहा है। अब ये भारी संकट उनके लिए ये हो गया है कि जो अंधभक्तों की जमात है उसमें से बहुत बड़ी संख्या जो है वो सवर्ण जातियों के लोगों की है। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो मोदी हमसे भी दगा कर रहा है, हमारा साथ भी नहीं दे रहा। अब ये जातिगत जनगणना का विरोध करते थे लोग, सारे लोग, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर के भाजपा के तमाम बड़े नेता, संघ के तमाम लोग, कि ऐसे तो बंटवारा हो जाएगा, बहुत बड़ा विभाजन हो जाएगा और ये हो जाएगा। और उसके बाद मोदी जी ने उसको कर दिया, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो उससे भी जो बहुत बड़ी राजनीतिक फसल काटने की जो उम्मीद दिख रही थी वो भी नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब उसके बाद इन्होंने एक नया चारा खेला है, जो कि साहब वो दुनिया के देशों में भेजेंगे प्रतिनिधिमंडल, उसमें सर्वदलीय होगा, हमारे अपोजिशन के लोग भी होंगे, ताकि दिखाएंगे कि देखो जी हमने तो सबको साथ में लेकर के काम किया। अपोजिशन के लोगों को भी मैंने भेजा, भाई इंदिरा गांधी ने भी भेजा था और लोगों ने भी भेजा था। उसके बाद भी जब हुआ था तो इस तरह की बातें होती तो हमारा पक्ष रखते थे। लेकिन सवाल एक ही है ना, जैसे प्रशांत जी ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा है, मैंने भी पहले चरण में यही कहा कि भाई मैंडेट क्या है, जो ये डेलीगेशन जाएंगे उनके लिए, उनके पास मैंडेट क्या है, उनका जो एजेंडा क्या है, क्या क्या बातें करेंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे। भाई उन्होंने आतंकी हमला हुआ हमारे यहाँ एक सच है, 26 लोग मारे गए, एक सच है। उसमें एक गाइड था जो मुसलमान था, वो भी मारा गया, ये भी एक सच है। कश्मीर के लोग पूरी तरह से हमारे साथ खड़े रहे, पर्यटकों के साथ खड़े रहे, ये भी एक सच है। ये सारे सच के बाद पता नहीं कौन सी आपने जांच की, कैसे क्या किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, यानी एक तरफा कार्रवाई तो हमारे लोगों ने की है।
अब दुनिया से हम क्या बताएंगे? बिल्कुल। और हमारे विदेश मंत्री ने कह करके उसको कर दिया कि साहब हमने तो बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर ही करेंगे, चोट करेंगे, हमले करेंगे, सैनिक या नागरिक ठिकानों पे नहीं करेंगे। तो जो पूर्व सूचना थी, क्या उसके आधार पे ही हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर है या सैयद सलाहुद्दीन है, ये सब कहीं पलायित हो गए? उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ, उनके परिवार के लोग मारे गए, मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए। तो उसको अगर हम उपलब्धि के रूप में बताना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका जो राजनीतिक निहितार्थ सोचा गया होगा उससे कुछ हासिल होने वाला है, क्योंकि अब वो खुद ही लोग, मतलब उनके पास जवाब नहीं बन पा रहा है। पहले लोग एग्रेसिव हो जाते थे, अब लोग पूछते हैं कि हाँ बात तो आपकी सही है भाई, क्यों कर दिया संघर्ष विराम, क्यों कर दिया? जब हम बढ़त पर थे, हम एकदम पहुंचने के करीब हो गए थे, तो फिर क्यों किया? कहीं न कहीं कोई मजबूरी रही होगी, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही होगी, क्यों किया? इसका जवाब नहीं बन पा रहा, ना भाजपा के लोग भी नहीं दे पा रहे हैं, ना हमारी सरकार दे पा रही है। तो जो सोचा गया था। अच्छा, दूसरी एक चीज जो ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है, उस पर बात करनी चाहिए, जो हल्की फुल्की मेरे ख्याल से प्रफुल्ल ने शायद उसकी चर्चा की थी, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो है राष्ट्रपति को इस्तेमाल करके जो क्वेश्चनियर भेजे गए हैं, ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। मतलब पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक कोशिश सी है। भाई चीफ जस्टिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि न विधायिका या सर्वोच्च है, ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सर्वोच्च है संविधान। संविधान के तहत ही हम सबको काम करना है, ये बात तो तय है। और जहां तक राज्यपाल और राष्ट्रपति की बात है, उनको ये अधिकार है कि कैबिनेट की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव जाता है तो उसको वो अमान्य कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते हैं। और अगर वो वापस करते हैं, अमान्य करके वापस करते हैं और दोबारा कैबिनेट उसी प्रपोजल को भेज देता है, तो फिर मानने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। जी, मुझे याद अच्छी तरह से जब हम लोग रूस की यात्रा पर थे, राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब थे, हम लोग थे, उसी रात बिहार की विधानसभा को भंग करने का फैसला हुआ था। तो उसमें कलाम साहब तैयार नहीं थे उसके लिए, और उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। तो फिर जो सलाह लिया वहाँ लोगों से अपने राष्ट्रपति भवन में, जो उनके विधिक सलाहकार थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, जब कैबिनेट का रिजोल्यूशन हो गया है तो आप उसको रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में दोबारा भेजेगा तो फिर आपको करना पड़ेगा। और उसमें उस हालत में अगर आपने रिजाइन कर दिया या कुछ कर दिया तो फिर बहुत हालात दूसरे ढंग के हो जाएंगे। तो फिर वो नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह की चीजें हैं, अतीत में इतने बहुत सारे हुए हैं। तो आपको यह अधिकार तो है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए आप फाइल पे बैठ जाइए किसी सरकार के प्रपोजल को। मोदी जी की सरकार भी अगर कोई प्रपोजल भेजती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर उस पर लेके के बैठ जाएं और कोई फैसला ना करें, हाँ या ना करें, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो ये संविधान तो कहता है कि नहीं, आपको फैसला तो करना होगा, हाँ या ना में करना होगा। और अगर आपने ना में किया और दोबारा उसी का प्रस्ताव कर दिया कैबिनेट ने, तो फिर आपको मानने की उसकी बाध्यता, ये संविधान कहता है हमारा। तो इसमें तो बहुत क्लैरिटी ये है ना। तो लेकिन अब उसको लेकर के एक नया बवाल शुरू किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति से बयान दिलवाया जा रहा है, राष्ट्रपति से क्वेश्चनियर भिजवाए जा रहे हैं। तो इसका कहीं बहुत अच्छा संकेत मुझे लगता है कि नहीं जाने वाला है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय चूंकि खत्म हो चुका है, इसलिए जल्दी से अब इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी, प्रफुल्ल कोलख्यान जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमपंत जी, सतीश कुमार सक्सेना जी हमारे साथ हैं, कुसुम कश्यप जी हैं हमारे साथ, सोनाराम सरन जी हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि आपको मैं बोलूँगा कि मैं रात को आपकी भैंस चोरी करूँगा तो क्या आप अपनी भैंस को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दोगे और मैं रात को भैंस की टापड़ी में इधर उधर देखकर वापस चला जाऊंगा। असलम चिश्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुड नाइट आपको भी। संजीव सैनी जी, आपको भी गुड नाइट। कुसुम जी और राजकुमार थपड़ियात जी हमारे साथ हैं, वारिस अंसारी जी हैं, जसल दलजीत जी हैं, एक तमाम साथियों, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी